Started. अब माइक सारे बंद कीजिएगा अपने। ओके, स्टार्ट किया? स्टार्ट कर दिया बेटा? Yes sir, start हो गई। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का टॉपिक बार्बिचुरेट्स, जिसको स्लीपिंग पिल्स भी कहा जाता है, नींद आवर अद्वियात होती हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ग्रुप से ताल्लुक है। बार्बिचुरेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम लॉन्ग एक्टिंग अप टू द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में बार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन शामिल है। ये दो अद्वियात बड़ी मशहूर भी हैं, ये एपिलेप्सी के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, मिर्गी के मर्ज के लिए। और इसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग है जिसमें अमाइलो बार्बिटोन है, ब्यूटो बार्बिटोन है। शॉर्ट एक्टिंग में फिनोबार्बिटोन और सीकोबार्बिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटाल सोडियम या थायोपेंटोन है। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये जितनी भी दवाइयाँ हैं उनमें आखिर में टोन आता है, TONE। अगर कहीं पर भी आपको कोई दवा इस तरीके से मिले तो समझ जाइएगा कि ये बार्बिचुरेट ग्रुप से ताल्लुक रखती है, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है वो इतनी तेज दवा होती है कि बस इंजेक्टेबल लगा इसका और बंदा सो गया, बेहोश हो जाता है। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है वो जुडिशियल डेथ्स के लिए या जस्टिफाइबल डेथ्स के लिए इस्तेमाल होती थी चंद ममालिक में, उसके बाद में ये तर्क हो गई। होता ये था कि जैसे लटका के मारने की एक सजा होती है, हैंग हिम टिल डेथ, इस तरीके से डेथ अनाउंस की जाती है कई ममालिक में, या सर कलम कर देने का ऑर्डर होता है, या शूट ऑन हेड का ऑर्डर होता है। तो ऐसे ही पहले जो है वो चंद ममालिक में थायोपेंटाल सोडियम का इंजेक्शन लगाकर मौत देने का एक मेथड था, लेकिन जो कि बाद में तर्क हो गया। और कैंसरस पेशेंट या वो ऐसे पेशेंट जिनका इलाज नामुमकिन हो, मोहलिक अमराज हो रहे हो और मौत नहीं आ रही हो, तकलीफ में पड़े हुए हो, तो ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट भी ये काम चंद डॉक्टर्स करते थे, थायोपेंटाल सोडियम का इंजेक्शन लगाकर मौत के हवाले कर दिया करते थे। बाद में ये सारे मेथड जो है वो तर्क हो गए, लेकिन एक हिस्ट्री में थायोपेंटाल सोडियम की ऐसी बातें मौजूद हैं, तो ये आपके गोशगुजार करनी थी थायोपेंटाल सोडियम से मुताल्लिक। इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये कैटेगरीज आपको फार्माकोलॉजिकली और थेरापेटिकली समझना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग ये अमूमन इस्तेमाल हो रही होती हैं, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग अब इस्तेमाल नहीं होती। इसके इस्तेमालात जो हैं, यूजेस इसके सेडेटिव, हिप्नोटिक, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, स्पेशली इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। इसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट्स, यानी जो झटके लगते हैं, किसी भी वजह से झटके लग रहे हो, फिट्स पड़ रहे हो, सीजर्स पड़ रहे हो, तो उसमें भी इस्तेमाल करा दिया जाता है लॉन्ग एक्टिंग को। इसके अलावा एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल होता था थायोपेंटोन, लेकिन अब नहीं होता। एंटीडोट फॉर कन्वर्जेंट पॉइजन्स के लिए भी किसी स्टेज पर इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये इसके 3-4 यूजेस हैं। ये तमाम बार्बिचुरेट्स जो है वो CNS डिप्रेसेंट कैटेगरी में आती हैं। ये CNS ब्रेन को स्लो डाउन करती हैं, उसकी फंक्शनल एबिलिटी को स्लो करती हैं, लिहाजा आदमी बेहोश हो जाता है, सो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes sir. Yes sir. ओके जी। अच्छा, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो जरा सा समझ लेते हैं कि जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है वो तो फ्यू सेकंड्स में ही हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है वो 30 मिनट्स कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर ही अपना असर करना शुरू कर चुकी होती हैं, बंदा जो है वो सो जाता है। और इसके अलावा कुछ जो है वो 1 से 2 घंटे में भी असर करती हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या डेवलप होने चाहिए? देखिए, कुछ चीजें कॉमन सेंस की हैं, वो आपको पहले समझना चाहिए कि ये कोई भी हम पॉइजन पढ़ रहे हो उसका ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया करें। अभी जैसे मैंने बताया कि CNS डिप्रेसेंट ग्रुप में आती हैं, डिप्रेशन कॉज करती हैं, तो CNS पर जो इफेक्ट्स आएंगे, उससे जो सिम्टम्स डेवलप होंगे वो क्या होंगे, सुनिए। कंफ्यूजन, कंफ्यूजनल स्टेट आएगा, चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, फोकस नहीं कर पा रहा होगा। वर्टाइगो, वर्टाइगो का मतलब है कि चक्कर आना, ठीक है, सर घूमता रहेगा उसका। एटेक्सिया, चाल जो है वो लड़खड़ाने वाली हो जाएगी, सही सीधी राह में नहीं चल सकेगा। स्लर्ड स्पीच, आवाज अल्फाज जो है वो आर्टिकुलेट सही नहीं हो रहे होंगे, वाजे साउंड नहीं आएगी, अल्फाज की अदायगी अच्छी नहीं होगी।
और इसके अलावा कोमा हो सकता है इसको, और हाइपोथर्मिया हो सकता है। ये सीएनएस पर मेन इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा आई पर प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी शुरू में और बाद में डायलेट हो जाएगी। तो इसमें ये डुअल एक्शन है कि पहले जो है वो कंस्ट्रिक्शन है और लेटर ऑन डायलिटेशन है। अच्छा, एक टर्म मैं आपको मुतारिफ करा देता हूँ, आपने शायद सुनी भी होगी पहले, मिड्रियासिस एंड मायोसिस। मिड्रियासिस का मतलब होता है प्यूपिल डायलिटेशन और मायोसिस का मतलब होता है प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन। कहीं अगर लिटरेचर में मिड्रियासिस लफ्ज आए तो समझ जाइएगा कि प्यूपिल डायलिटेशन की बात हो रही है। सीवीएस पर इसका इफेक्ट आता है टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और फिर अल्टीमेटली सर्कुलेटरी फेलियर। तो ये यानी सीएनएस के बाद जो बड़ा वाइटल फंक्शन है सीवीएस सिस्टम, उसके ऊपर भी इफेक्ट करना शुरू कर देती है। दैट्स व्हाई इसकी ओवरडोज जो है वो मोहलिक है। फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये फेल करती है क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर्स ब्रेन में ही मौजूद है। तो जो चीज ब्रेन पर असर करेगी वो तमाम मुताल्लिका एरियाज पर असर करेगी और जो रिलेटेड सिस्टम है उन पर असर करेगी। तो रेस्पिरेशन भी इसकी बहुत स्लो हो जाती है और पीरियोडिक हो जाती है। जैसे काइनेस्ट्रोक ब्रीथिंग हमने आपको बताया था, काइनेस्ट्रोक ब्रीथिंग इन केस ऑफ ओपियम एंड अल्कोहल, इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही देखने में आता है। अल्टीमेटली फॉलोड बाय डेथ। किडनी पर इसका इफेक्ट आता है, ओलिगो यूरिया, पेशाब की कमी हो जाती है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम आ रही होती है तो किडनी को ब्लड सप्लाई भी सही नहीं जा रही होती और परफ्यूजन रेशो कम हो जाता है, लिहाजा पेशाब बनना भी कम हो जाता है और इसका अखराज भी कम हो जाता है। साथ साथ यूरिन के अंदर प्रोटीन भी आ सकती है और शुगर भी आ सकती है, तो ये डिस्टरबेंस भी आना शुरू हो जाती है। स्किन जो है वो कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है, ठंडे पसीने आते हैं और सियानोसिस हो सकता है, यानी नीली पड़ सकती है। अच्छा, कुछ केसेस में बारबुचुरेट ब्लास्ट भी आ जाते हैं या ब्लिस्टर्स निकल आते हैं, छाले निकल आते हैं। ये दवा का रिएक्शन होता है, हर एक केस में ऐसा नहीं होता, चंद केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक्यूट पॉइजनिंग की सिम्टम्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम सीएनएस अप टू द स्किन। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। नो सर। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, क्रोनिक पॉइजनिंग पर आ जाते हैं। क्रोनिक पॉइजनिंग उन्हीं लोगों में होगी जो इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। बाज मर्तबा ये होता है कि अक्सर एक प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं हम बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म, के पेशेंट जो है वो बारबिचुरेट्स पर था, उसको प्रिस्क्राइब हुई भी थी मेडिसिन, लेकिन होता ये है कि लॉन्ग रन में उसकी याददाश्त जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो पेशेंट भूल जाता है कि उसने पहली खुराक कब ली थी दिन की, वो भूल कर दूसरी खुराक ले लेता है, इसी तरीके से भूल कर तीसरी खुराक भी ले लेता है, यानी कम वक्त में वो मल्टीपल डोजेस ले लेता है बारबिचुरेट की। तो ऐसे केस में ये क्रोनिक पॉइजनिंग का शिकार हो सकता है और जो फीचर्स डेवलप होते हैं उनको हम कहते हैं बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। दैट्स व्हाई ऐसे पेशेंट जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स के ऊपर हो उनको तवज्जो भी चाहिए, घर वालों की भी, अटेंडेंट की भी और फिजिशियन की भी। तो डोज जो है वो टाइम पर खिलाई जाए, उसको नोट किया जाए, उसका चार्ट किया जाए। आजकल बड़े अच्छे अच्छे वो टैबलेट्स रखने के छोटे से रैक्स आते हैं, कंटेनर्स होते हैं, तो उसमें हफ्ते भर की गोलियां रख दी जाएंगी, लिड खोले और बंदा उसमें से अपनी मतलूबा दिन की गोली इस्तेमाल कर ले। तो अब अगर उसे कंफ्यूजन होगा तो सामने वो चीज क्लियर कर देगी कि नहीं जी आपने डोज ले ली है, लिहाजा आज के दिन की खुराक डबल नहीं लेनी है। तो इस तरीके के मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं और सबसे ज्यादा अहम रोल होता है अटेंडेंट्स का, ताकि अटेंडेंस जो है याद दहानी कराते रहें कि मल्टीपल डोजेस और ओवर डोजेस का शिकार ना हो पेशेंट। अच्छा, तो क्रोनिक पॉइजनिंग ऐसे लोगों में होती है और तमाम वही फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन, स्लर्ड स्पीच और इस तरीके से। फिर एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, ये भी देखा गया है कि फर्ज करें ऐसा पेशेंट जो कि बारबिचुरेट्स पर था, ये एकदम दवाई छोड़ देता है, बेजार हो जाता है। बाज मर्तबा ऐसी दवाइयां जो हैं वो एंग्जाइटी बहुत कॉज कर रही होती हैं और नॉर्मल रूटीन्स डिस्टर्ब कर रही होती हैं, लिहाजा पेशेंट जो है वो दवा छोड़ देता है। तो ये भी तरीका सही नहीं है कि एकदम दवा छोड़ दें, उसके फिर साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं जिसको विड्रॉल इफेक्ट्स भी कहते हैं। उसमें एंग्जाइटी है, एगिटेशन है, चिड़चिड़ाहट है, कंफ्यूजन है, ट्रिमर्स, हाथ पैर का कांपना है, एटेक्सिया है, कंफ्यूजन है, डिल्यूजन आना शुरू हो जाते हैं। डिल्यूजन आपको मैंने पहले भी बताया था, फॉल्स परसेप्शन जो कि फर्म और फिक्स हो जाए, यानी वो अपने आप को किसी कैरेक्टर में ले जाए और वो अपने आप को उस कैरेक्टर
पर समझना शुरू कर दे कि भाई से फॉर एग्जांपल वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, या वो जो है वो बॉस है कंपनी का, या वो किंग है, तो इस तरीके की उसकी फीलिंग्स आ जाती हैं जो कि फर्म और फिक्स हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं डिलूजन्स, ठीक है। और हेलुसिनेशन फॉलोड बाय हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या है? फॉल्स परसेप्शन इन दी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, कोई चीज सामने मौजूद नहीं है लेकिन दिखना शुरू हो जाए, कोई चीज की आवाज नहीं आ रही लेकिन आवाज आना शुरू हो जाए, किसी चीज की स्मेल आना शुरू हो जाए और हकीकतन कोई चीज मौजूद ना हो, खुशबू या बदबू वाली चीज, तो इस तरीके की फीलिंग्स को कहते हैं, परसेप्शंस को कहते हैं हेलुसिनेशन। तो उसमें डिल्यूजन भी हो सकते हैं, हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। और इंसोम्निया, वॉमिटिंग, ये तमाम फीचर्स आते हैं एब्स्टिनेंस सिंड्रोम में। यहाँ तक बात क्लियर है? क्रोनिक पॉइजनिंग Yes, की sir. भी Yes, बड़ी sir. इंपॉर्टेंस है, यानी Yes, sir. मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ उन अफराद का जो इस दवाई पर चल रहे थे, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हुए थे और वो एकदम छोड़ जाते हैं, उनके अंदर ये एब्स्टिनेंस सिंड्रोम आता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, ट्रीटमेंट इसका जो है वो कैसे करेंगे? चूंकि ये सीएनएस डिप्रेसेंट है और खास तौर पे कार्डियोवेस्कुलर और रेस्पिरेटरी सेंटर को ये इनहिबिट कर रही होती है, लिहाजा हमें फौरन जल्द अज जल्द जो है वो एयरवे क्लियर करना है, इसकी आर्टिफिशियल ऑक्सीजनेशन करनी है और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सल्फेरिस है, कोरामीन, आईवी फ्लूइड्स देते हैं ताकि उसका बीपी सही रहे, रिंगर सिलेक्टेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ग्लूकोज का लेवल भी चेक किया जाए कि अगर उसका ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है तो उसको डेक्सट्रोज वाटर भी दिया जा सकता है। स्टमक वॉश करने की कोशिश करें जितनी जल्दी हो, खासतौर पे शुरू के 6 से 8 घंटों में उसको जल्द से जल्द स्टमक वॉश किया जाए। और पोटेशियम पर मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, इसको पिंकी भी कहते हैं, अमूमन ये घरों में इस्तेमाल होती है पानी को साफ करने के लिए। क्रिस्टल्स होते हैं पिंक रंग के और ये मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाती है, खासतौर पे बारिश के सीजन्स में पानी को साफ रखना चाहिए, उसमें पिंकी का इस्तेमाल, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटीडोट भी है और ये जहरों को जायल भी करती है, तो लिहाजा ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग में इस्तेमाल होता है, घर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा अल्कलाइन डायूरेसिस कराई जाएगी, यानी उसका पेशाब जो है वो अल्कलाइन किया जाएगा, इसमें सिट्रस सोडा का इस्तेमाल किया जाता है और घर में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, ठीक है, ये पानी में हल करके इस्तेमाल कराया जाए, ये तेजाबियत को कम करता है, पीएच को भी ये बैलेंस करता है। हीमोडायलिसिस की शदीद हालतों में जरूरत पड़ सकती है कि उसका खून जो है वो साफ करें अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है और लेवल्स बहुत ज्यादा हाई चले गए हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव, ठीक है। सपोर्टिव से मुराद ये है कि अगर इन्फेक्शन का खतरा है तो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कराएंगे, अगर बुखार हो रहा है तो उसको एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल कराएंगे, इस तरीके से दवाइयां इस्तेमाल कराई जाती हैं। और अगर ये कोमा की तरफ जा रहा है तो एम्फिटामीन का इस्तेमाल, एम्फिटामीन सल्फेट, ये एक बेसिकली स्टिमुलेंट है। एम्फिटामीन, मेट एम्फिटामीन, ये बहुत देखभाल के पेशेंट को इस्तेमाल कराया जाता है, ऐसे ही नहीं फौरन, यानी जीपी इसको नहीं, कंसल्टेशन विद द सीनियर तब इस्तेमाल कराते हैं। प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है, डायलिसिस है, ठीक है, ये तमाम इसका ट्रीटमेंट है। तो जितनी जल्दी हो इस पेशेंट को जो कि हैवी इंटॉक्सिकेटेड हो हॉस्पिटल सेटिंग में लेकर जाएं, घर पे इसका इलाज अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता। जी, ये ट्रीटमेंट आपको क्लियर हुआ? इसमें कोई सवाल? कोई नो सवाल? सर, क्लियर है। ओके, नो सर। Yes, sir. पोस्टमार्टम देख Clear लेते हैं है. जल्दी से। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में एक्सटर्नली जो है वो सियानोसिस मिल सकता है, एक्सट्रीमिटीज का हाथ पैर जो है वो नीले पड़ दिख रहे होंगे, मुंह से झाग आ सकता है, इसको फ्रॉथ कहते हैं। ब्यूलस लीजन्स, जो कि मैंने बताया कि चंद केसेस में बारबिटूरेट का साइड इफेक्ट स्किन के ऊपर आता है, छाले निकल आते हैं। इंटरनल फाइंडिंग्स में दवाई के अज्जा मिल सकते हैं, कैप्सूल मिल सकता है अंदर फटा हुआ, पाउडर उसका मिल सकता है। जीआईटी जो कंजेस्टेड होगी, रेड होगी, लिवर कंजेस्टेड होगा, किडनीज कंजेस्टेड होंगी। इसके अलावा पल्मोनरी और सेरेब्रल एडिमा डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि ये है ही सीएनएस डिप्रेसेंट, तो ब्रेन पर इसका इफेक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ सेरेब्रल एडिमा और लंग्स पर आएगा पल्मोनरी एडिमा, ठीक। और जितने भी ये विजराज हैं, स्टमक, लिवर, स्प्लीन, किडनी,
ब्लड, यूरिन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो जल्द से जल्द कलेक्ट करके सैंपल बनाकर इसको लेबोरेटरी भेज देना चाहिए फॉर द केमिकल एनालिसिस। मेडिको लीगल केसेस, सुसाइडल इंजेक्शन हो जाती थी पहले, अब जरा कम होती है, लेकिन फिर भी देखने में आ जाती हैं, ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि लोगों ने स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल कर ली। एक्सीडेंटल ओवरडोज मैंने आपको बता दिया, खासतौर पे वो पेशेंट जो कि इस दवा पर पहले से ही थे उनके अंदर एक्सीडेंटल ओवरडोज हो सकती है। होमिसाइडल केसेस जरा कम है। हाँ, अलबत्ता स्लीपिंग पिल खाने में शामिल करके उसको ठगा जा सकता है, उसको सुलाकर उसके पैसे लूटे जा सकते हैं। और अगर ऐसा वर्कर है जो कि मशीनरी पे काम करता था, उसको अगर ऐसी दवा दे दी गई तो वो मशीन से टकरा सकता है, हादसा हो सकता है। लिहाजा कई जगहों पर ये लिखा हुआ होता है कि मिर्गी के अफराद जो है वो गाड़ी, उनको लाइसेंस नहीं मिलता, लाइसेंस इशू नहीं होता, या उनसे कोई हैवी इक्विपमेंट ड्राइव नहीं करवाया जाता क्योंकि वो हादसा कर सकते हैं। फैटल डोज सुन लीजिए, शॉर्ट एक्टिंग की है 1 ग्राम, इंटरमीडिएट एक्टिंग की है 2 ग्राम और लॉन्ग एक्टिंग की है 3 ग्राम। बहुत आसान सा इसका तरीका है याद करने का। शॉर्ट एक्टिंग 1, इंटरमीडिएट 2 और लॉन्ग एक्टिंग 3, 1 2 3, इस तरीके से याद रखिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। फैटल पीरियड 24 से 48 घंटे है। बच्चों में अगर हो जाए तो जल्दी, डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सट्रीम एजेस में जल्दी मुतासिर हो जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट बारबिचुरेट्स। तो बारबिचुरेट से मुतालिक यहाँ तक अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है तो वेरी नाइस। और कोई सवाल है तो पूछिए। सर क्लियर है। चलें जी, वेरी नाइस। साइन ऑफ करें फिर दोबारा रीज्वाइन करें। सर क्वेश्चन था एक। पूछिए पूछिए पूछिए। सर आप अगर इसका ट्रीटमेंट हर्बल के हिसाब से भी थोड़ा ट्रीटमेंट अगर हमें गाइड करते हैं तो अच्छा हो जाएगा। बता देते। देखो बेटा, जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं ना, ये जब ओवरडोज में हो जाती हैं तो हर्बल मेडिसिन बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रही होती, लेकिन हम घर में चंद मेजर्स कर सकते हैं। एक तो ये कि इसको उल्टी करवा दें, ठीक है, इमेसिस करवाएं। वही दो दो तरीके मैंने आपको बताए थे कि फॉसिस को, ये सॉफ्ट पैलेट को ट्रिकल करके गैग रिफ्लेक्स करके उसको वॉमिटिंग करवा दें, नमक पानी का महलूल स्ट्रॉन्ग करके वो पिलाएं। लेकिन ये बंदा असल में बेहोशी की तरफ जा रहा होता है। अगर ये बेहोश हो गया तो फिर ये गैग रिफ्लेक्स जो है वो और खतरनाक हो जाएगा, ये बल्कि मोहलिक हो जाएगा। क्योंकि अगर खुदा खास्ता उल्टी करते के दौरान फ्लूइड जो है या कंटेंट जो है वो लंग्स की तरफ मूव कर गया तो ये बंदा और खतरे में चले जाएगा। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल इसको नियरेस्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल में लेके जाएं, जहां पर इसका एयरवे मेंटेन हो और वहां सक्शन किया जाता है बाकायदा, ठीक है, स्टमक वॉश विद सक्शन। तो ये करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अगर फर्ज करें अभी बेहोश नहीं हुआ है लेकिन गुनूदगी की कैफियत है, तो उस वक्त इसको स्ट्रॉन्ग टी और स्ट्रॉन्ग कॉफी पिलाएं। जितने भी डिप्रेसेंट जो है उनका जो घर में जो एक फर्स्ट एड के तौर पर आप कर सकते हैं मैक्सिमम, वो ये कि स्ट्रॉन्ग टी और स्ट्रॉन्ग कॉफी, ठीक है, ये उसको इस्तेमाल कराएं। उसको सोने ना दें, मुंह पे छींटे मारते रहें उसके। तो इस तरीके से तो आप थोड़ा सा उसको स्टेबल कर सकते हैं और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए आपको टाइम भी मिल सकता है। क्योंकि वंस ये बेहोश हो गया फिर इसको ओरल आप कुछ नहीं दे सकते, चाहे हर्बल हो चाहे एलोपैथिक हो, फिर ये इंजेक्टेबल से ही ट्रीट होगा। ओके ओके सर। ओके सर। ओके जी। ओके और सर। कोई क्वेश्चन? सिर्फ ऐसे नहीं सवाल पूछते हैं, क्या बात है भाई, बाकी लोग सवाल नहीं पूछते। चले जी, आइए दोबारा रिज्वाइन करें।